बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज हाइपरबोला को स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारी जो कॉनिक सेक्शंस वाला एक पूरा कंटिन्यूएशन में चीज़ें चल रही थी, ये उसकी लास्ट कर्व है। इसको पर जैसे ही हम डिस्कस कर लेंगे तो फिर हमारा जो कॉनिक सेक्शन वाला पार्ट है वो क्लोज हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है, बस इसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि डेफिनेशन हमें क्या कहती है। बस उसी तरह असल में जैसे हमने पिछली जो कर्व थी उनकी डेफिनेशन को जिक्र किया, तो मेजरली तो चीज़ें उसी तरह होती हैं, बस हल्की फुल्की कुछ चेंजेस होती हैं। फॉर एग्जांपल अभी जब आप देखेंगे तो हाइपरबोला की जो डेफिनेशन है वो हमें क्या कहती है कि हाइपरबोला इज अगेन इट्स अ सेट ऑफ पॉइंट्स। तो हमें ये पता है कि हम कोई भी जब ग्राफ डिस्कस करते हैं कोई, तो ग्राफ असल में सेट ऑफ पॉइंट्स ही होता है। तो ये जितनी भी हमने डेफिनेशंस कॉनिक सेक्शन वाली कर्व्स की हम देखी थी, उन सब में ये वाला सेंटेंस तो कॉमन ही था। तो ये तो इस पे तो ज़्यादा डिस्कशन डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब जो हाइपरबोला में चीज़ें वेरी करती हैं वो क्या हैं जी? ये ऐसा ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं जिनका जो डिफरेंस है, ठीक है, जिनका डिफरेंस जो होता है वो उनके डिस्टेंसेस से फ्रॉम टू पॉइंट्स, दो कोई फिक्स पॉइंट्स होते हैं। और ये हमने लास्ट टाइम भी जब हमने इलिप्स का जिक्र किया था, तो उस टाइम भी हमने ये जिक्र किया था कि इलिप्स में भी हमारे दो फिक्स पॉइंट्स ही होते हैं, जिनको हम F1 और F2 कहते हैं। और इनको हम कंबाइंड करके इन दोनों पॉइंट्स का हमने नाम रखा हुआ है फोकाई। और ये जो फोकाई है, तो ये जो हमारे फोकाई हैं, इनसे दीज आर एक्चुअली नोन एज टू फिक्स पॉइंट्स। तो ये जो हमारे कर्व्स होती हैं जो इनके सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, इनका इन दो फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है उनका जो डिफरेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। अगर आपको याद हो हमने जब एलिप्स का जिक्र किया था, तो एलिप्स के केस में डेफिनेशन बिल्कुल ऐसी ही थी, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये था कि यहाँ डिफरेंस की बजाय वहाँ सम लिखा हुआ था कि डिस्टेंसेस जो थे उनके सम जो होता है वो कांस्टेंट के बराबर होता है। लेकिन जब हम हाइपरबोला के केस में आते हैं, तो हाइपरबोला में कितना डिफरेंस है? सिर्फ ये वर्ड चेंज हो जाता है और उस वर्ड के चेंज होने से पूरी कहानी बदल जाती है। और वो क्या है जी? कि जो डिस्टेंसेस होते हैं उनका जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट के बराबर होता है। ठीक है, लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो था एलिप्स के केस में जो सम ऑफ डिस्टेंसेस है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन हाइपरबोला के केस में जो डिफरेंसेस होते हैं, जो डिस्टेंसेस का डिफरेंस है, वो असल में कांस्टेंट होता है। ये बात क्लियर होगी सबको? अच्छा, फिर हम अगर हम ग्राफ को देख लें, तो ग्राफ में हमारे पास जो हाइपरबोला होते हैं, ये अगर हम देखें तो हमने पैराबोला बहुत अर्ली जब सर्कल के बाद हमने पैराबोला को डिस्कस किया था, तो ये असल में पैराबोला की शेप की होती है, लेकिन पैराबोला में एक सिंगल कर्व होती है। और जो हाइपरबोला होती है ये असल में कंबाइंड वर्जन होता है टू कर्व्स का। ठीक है, तो ये दोनों कर्व्स मिलकर हाइपरबोला बनाती हैं। अगर ये एक सिंगल कर्व हो इस तरह की या इस तरह की कर्व हो, तो फिर हम इसे पैराबोला कहेंगे। और अगर ये दो पैराबोलाज इकट्ठी हो जाएं और एक दूसरे का मिरर बन जाएं, बिल्कुल एक दूसरे का मिरर उल्टा, ठीक है, तो फिर हम इसे क्या कहते हैं? दिस इज हाइपरबोला। और हमने बिल्कुल शुरू में ये डिस्कस किया था कि ये जो हमारा एक प्लेन होता है जब कॉन को कट करता है खास तरीके से, तो फिर ये शेप हमारे पास आती है। तो यहाँ हमारे पास दो फोकसेस हैं या फोकाई हैं। एक को हम F1 कहते हैं और दूसरे को हम F2 कह रहे होते हैं। तो ये असल में क्या होता है जी? तो एक कोई भी अगर आप एक पॉइंट चूज करते हैं, जैसे जहाँ एक पॉइंट आपने कोई P, X, Y चूज किया है, तो इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है F1 से और F2 से, इनका जो डिफरेंस होगा वो हमेशा एक कांस्टेंट के बराबर होगा। तो उसे नॉर्मली हम ऐसे लिखते हैं कि ये जो पूरी हमारी डेफिनेशन है जो कि वर्ड्स में लिखी हुई है, इसको हम अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में एक कम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहें, तो हम बड़े इजीली लिख सकते हैं कि हम कहेंगे कि जो डिस्टेंस ऑफ P से F1 है, ये डिस्टेंस ऑफ P टू F1 के ये वाला डिस्टेंस माइनस ये वाला डिस्टेंस, और इसको हम डिस्टेंस ऑफ P टू
F2 कहते हैं, ठीक है। और इसका हम मॉडुलस ले लेते हैं। मॉडुलस का मतलब यह है कि नेगेटिव ना आए, कि हमारा जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव ना आए, क्योंकि दिस इज ऑल्सो पॉसिबल कि आप एक पॉइंट इस जगह चूज करें, और जब आप इस जगह चूज करें तो जो पहला डिस्टेंस होगा P F1 ये छोटा होगा, और जो दूसरा डिस्टेंस होगा ये बड़ा होगा। तो इस केस में नेगेटिव डिस्टेंस आने के चांसेस हैं, तो उस नेगेटिव को असल में हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हम इंटरेस्टेड हैं मैग्नीट्यूड में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो दोनों डिस्टेंसेस हैं इनका जब आप डिफरेंस ले लेंगे और उसका मॉडुलस जो आएगा यानी कि पॉजिटिव वर्जन, वो एक कांस्टेंट के बराबर होगा, और वो कांस्टेंट हम 2a कह रहे थे। ये हमने इलिप्स के केस में भी देखा था। इलिप्स के केस में भी हमने इसी तरह की एक डेफिनेशन, एक इक्वेशन, डेफिनेशन की इक्वेशन लिखी थी, ठीक है। अब मैं अगेन ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ कि ये जो डेफिनेशन हमने वर्ड्स में लिखी है, तो मैथ्स की खूबसूरती ये है कि जो वर्ड्स में इतना कुछ आपने लिखा होता है उसको एक लाइन में वो एक्सप्रेस कर देता है। तो ये जो एक लाइन है, एक छोटा सा फार्मूला ये आपको नजर आ रहा है, ये असल में दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला। लेकिन फर्क इतना है कि ये डेफिनेशन वर्ड्स में लिखी हुई है, और ये जो हमने डेफिनेशन लिखी है ये मैथमेटिक्स में लिखी है, ठीक है। तो मैथ्स की यही खूबसूरती है कि वो बड़ी चीज को बहुत लंबी चौड़ी आपने अल्फाज यूज किए होते हैं, उनको एक कम्पैक्ट फॉर्म में हमारे सामने पेश करता है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक काइंड ऑफ कहने की डेफिनेशन आ गई है, और इस डेफिनेशन को हम आगे यूज कर रहे होंगे ताकि हमारी कोई जो इक्वेशन होगी इसकी हाइपरबोला की उसको हम डिराइव कर सकें। और जिस तरह हमने पहले देखा था कि जो एलिप्स होती है उसकी भी डिफरेंट एक्सिस होते हैं। वो एक्स एक्सिस के अलोंग भी हो सकती है, वो वाई एक्सिस के अलोंग भी हो सकती है। तो इसी तरह जो हाइपरबोला होता है, बोला हाइपरबोला होती है, ये भी एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग हो सकती है। तो इसकी भी असल में दो स्टैंडर्ड फॉर्म्स बनती हैं जो हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो अभी अगर आपको कोई पॉइंट नहीं क्लियर हुआ तो आप पूछ सकते हैं। अब हम इसकी हाइपरबोला की एक इक्वेशन को डिराइव करने की कोशिश करते हैं, जैसे हमने पहले भी डिराइव किया था। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं असल में ये चाहता ये हूँ कि आपको ये आइडिया हो, आपको पता हो कि ये जो इक्वेशंस आती हैं, या किसी भी कर्व की जो इक्वेशन एग्जिस्ट करती है, वो असल में आई कहाँ से है, उसका ओरिजिन कहाँ से आया, और वो मार्ज वजूद में कैसे आई। उससे हमें ये आइडिया रहता है कि भाई अच्छा, हमें एक चीज़ डेप्थ में समझ आ गई है। तो इंशाल्लाह ये उसी पैटर्न पे जिस जिस तरह हमने लास्ट एलिप्स की इक्वेशन को डिराइव किया था, बिल्कुल आपको फील होगा कि उससे मिलती जुलती है। बस हल्का सा डिफरेंस ये होगा कि लास्ट टाइम जो पॉजिटिव था कि दो डिस्टेंसेस में जो दो के जो साइन था वो में प्लस था, यानी कि दो डिस्टेंसेस ऐड हो रहे थे। लेकिन इस केस में दोनों डिस्टेंसेस जो हैं वो हमारे माइनस हो रहे होंगे। अच्छा, तो ये एक छोटा सा सेंटेंस है, पहले इसको देख लेते हैं कि अगर हमने कोई सिंपलेस्ट इक्वेशन निकालनी हो हाइपरबोला की, तो उसके लिए हमें सबसे पहले फोकाई जो है उनको प्लेस करना होगा एक्स एक्सिस पे। हमारा ये जो हाइपरबोला है ये ऐसा हाइपरबोला है जिसका जो एक्सिस है, ठीक है, जिसका जो मेजर एक्सिस है, इसका भी एक खास नाम होता है। इस एक्सिस को हम ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं, ठीक है जी। कौन सा एक्सिस? ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। तो ये हमारा वो एक्सिस जिस पर हमारे फोकाई एग्जिस्ट करें। तो सबसे पहले तो हम ये फोकाई जहाँ लिख लेते हैं, तो हमारा पहला जो फोकाई होगा उसे हम F1 कहते हैं, और वो हमारा -C, 0 होगा। और दूसरा हमारा जो फोकाई है या फोकस है वो C, 0 है। अच्छा, ये जो फोकाई हैं, ये याद रखिए, ये फोकाई जिस एक्सिस पर एग्जिस्ट करें, ये चूंकि एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो इसका मतलब है ये हमारा जो पूरा एक्सिस होगा, ये वाला एक्सिस, ठीक है, ये वाला जो पूरा एक्सिस होगा इसको हम क्या कहेंगे? दिस एक्सिस इज ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। इसको हम कहेंगे ये ट्रांसवर्स एक्सिस है। और ये शुरू कहाँ से होता है? ये असल में जो हाइपरबोला यहाँ से ये कट कर रही है, और ये -A पे कट कर रही है, ये A पे कट कर रही है। तो ये जो दो हाइपरबोलास जहाँ एक्स एक्सिस को आपस में कट करती हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो डिस्टेंस बनता है, ये पोर्शन बनता है, इस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस हमारा फिलहाल एक्स एक्सिस के अलोंग है,
और इसकी अगर आप लेंथ देखना चाहें तो ये 2a के बराबर है। हमने कहा जी कि अगर आपने सिंपलेस्ट कोई इक्वेशन निकालनी है तो सबसे पहले तो आप फोकाई एक एक्सिस पे प्लेस करें। फोकाई प्लेस करने के बाद आपने उनका वो कोऑर्डिनेट्स वगैरह मेंशन कर दिए। उसके बाद आप एक पॉइंट ले लेंगे, जैसे हमने पीछे डेफिनेशन करते हुए एक पॉइंट लिया था, एक्स और वाई की पॉइंट ले लिया, और इसका हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए। ये जी हमने एक लाइन लगा ली। अच्छा, इस लाइन का हमने नाम रखा हुआ था, इसको हम पी एफ टू भी कह सकते हैं, जे लाइन का नाम है, और जे हमारा पी एफ वन भी हो सकता है, या एफ वन पी भी हो सकता है। ये अब आपकी मर्जी है, आप इसे जैसे भी नाम दे दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और इसी चीज को ठीक है, ये लाइन का नाम आ गया, फिर हम इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे, और डिस्टेंस को हमने किससे मेजर किया था कि डी ऑफ पी कॉमा एफ। ठीक है, तो हम उसी को यूज करते हुए आगे अपना जो भी इक्वेशन की डेरिवेशन है वो परफॉर्म कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया है जी, एक हाइपरबोला हमने ड्रॉ की, उसकी जो दोनों कर्व्स हैं ड्रॉ की, फिर हमने फोकाई को ड्रॉ कर लिया और एक पॉइंट ले लिया। वो पॉइंट इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। मैंने इस साइड भी इसलिए लिया ताकि हमारी चीजें पॉजिटिव रहें, उसमें नेगेटिव साइन ना आए और हमारे लिए चीजें आसान रहें। जब ये पॉइंट ले लिया, फिर हमने इसका डिफरेंट डिस्टेंस वाली जो लाइन है वो ड्रॉ कर ली कि फोकाई से इस पी का डिस्टेंस कितना है, एफ टू से कितना है और एफ वन से कितना है, ये हमने ऐसे मेंशन कर लिया। अब हम जरा इसको लिखते हैं, जैसे कि डेफिनेशन हमने पहले की थी कि अगर ये हमारा जो पी एक्स वाई है लाइज ऑन हाइपरबोला, तो देन हमारा ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हमने कहा कहा था कि दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम पी टू एफ वन कह लें, और माइनस डिस्टेंस पी कॉमा एफ टू। ठीक है जी, ये दोनों डिस्टेंस हो गए, और इनका जो मॉडुलस आएगा वो किसके बराबर होगा जी, 2a के इक्वल होगा। ये डेफिनेशन से हमें पता है, क्योंकि डेफिनेशन में हमने इसको डिस्कस किया है। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ये डिस्टेंस पहले लिखें या वो पहले लिखें, तो हम इसी चीज को, इसी इक्वेशन को हम यूं भी लिख सकते हैं कि जिस तरह मैंने लिखा है ना कि डिस्टेंस ऑफ पी एफ वन का डिस्टेंस पहले लिख लिया, एफ टू तक का डिस्टेंस बाद में लिख लिया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ पी कॉमा एफ टू माइनस डिस्टेंस ऑफ पी कॉमा एफ वन। ठीक है, और फिर इसका मॉडुलस लेके अगेन ये 2a के बराबर आएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा था ना कि ये डिस्टेंस है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये डिस्टेंस में आपने कौन सा डिस्टेंस पहले रखा है, क्योंकि अगर नेगेटिव डिस्टेंस आ भी जाएगा तो ये जो मॉडुलस हमने लगाया हुआ है ये इसको पॉजिटिव बना देगा, और वो हमेशा 2a के इक्वल आएगा। ये हमें डेफिनेशन ने बताया था। अब हम इन्हीं में से किसी एक का इस्तेमाल कर लेंगे, और लेट से हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे, और फिर हम अपनी इक्वेशन को डिराइव कर लेंगे। तो मैं नेक्स्ट पेज पे इस फार्मूला को दोबारा लिखता हूँ, और फिर हम इसे डिराइव करने की कोशिश करते हैं। तो वी यूज माइनस डिस्टेंस ऑफ अच्छा, अब अगर गौर करें तो जो हमने यहाँ पॉइंट चूज किया है, ये जो पॉइंट हमने एक फिक्स पॉइंट चूज कर लिया है, ठीक है ना, पी। अब हम इस पी को आगे पीछे मूव नहीं करते, तो लेट्स से अगर ये पी हमेशा इधर ही एग्जिस्ट करता है तो ये डिस्टेंस हमेशा बड़ा रहेगा। ये जो एफ वन से पी का तक का डिस्टेंस है ये हमेशा बड़ा रहेगा, और एफ टू तक ये डिस्टेंस हमेशा छोटा रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिस्टेंस जब बड़ा रहेगा, इसको अगर हम पहले लिखें और माइनस ये सेकंड डिस्टेंस लिखें, तो इनका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आ रहा होगा, ये नेगेटिव नहीं आएगा अगर हमारा पी इसी जगह पे एग्जिस्ट करता हो। इसलिए मैं इसके साथ मॉडुलस नहीं लिखता। हाँ, अगर आप लिख भी लें तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है,
क्योंकि आगे जाके चीज़ें वैसे ही वो मॉडुलस वाला जो सिलसिला है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो डिस्टेंस हमने एक जेनेरिक सा फार्मूला लिखा है, इस फार्मूले की हम बाकायदा जो डिस्टेंस फार्मूला होता है, हमने लास्ट टाइम भी ये यूज़ किया था, उस फार्मूला को यूज़ करते हुए इक्वेशन लिखते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं कि हम ये कहते हैं कि P को हम इनिशियल पॉइंट लें और F1 को हम सेकंड या फाइनल पॉइंट लें। तो इसका मतलब है हम क्या लिखेंगे जी, जब हम डिस्टेंस फार्मूला सॉरी, थोड़ा-सा मैं इसका रिवर्स हो गया हूँ। हम F1 से अगर P की तरफ चलते हैं, तो F1 से P की तरफ जब भी हम जाएँगे, तो हम F1 को इनिशियल पॉइंट लेते हैं और P को फाइनल पॉइंट लेते हैं। तो हमें पता है कि डिस्टेंस फार्मूला कहता है कि x2 माइनस x1। तो x2 हमारे केस में x है और x1 जो है वो हमारे केस में माइनस c है। तो जब मैं इसका डिस्टेंस लिखूंगा तो ये किसके बराबर आएगा जी, x माइनस माइनस सी इसका स्क्वायर और माइनस y2 माइनस y1। तो y2 हमारे इस केस में y के बराबर है और x2 हमारे केस में सॉरी y2 y1 जो है वो हमारे केस में 0 के बराबर है। तो इसका मतलब है ये y माइनस 0 आ गया। तो ये हमने ये वाला जो डिस्टेंस है पहले वाला ये लिख लिया। अब माइनस साइन लगाया और फिर हमने इसी इसी पैटर्न पे हमने सेकंड वाला भी डिस्टेंस लिख लिया और सेकंड डिस्टेंस हमारा बनता है सी माइनस एक्स माइनस सी एंड माइनस प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर और अंडर रूट, दिस इज इक्वल टू 2a। अच्छा, अब जब हमने ये कर लिया तो अब हम थोड़ा सा इसको सर ये रीअरेंज। जो P to F1 आपने डिस्टेंस लिया इसमें सर आपने प्लस डालना है ना दरम्यान में, तो आपने माइनस डाला है। अच्छा हाँ सॉरी, ये मैंने मिस्टेक कर दी। तो ये हमारा प्लस साइन आ गया, यहाँ भी प्लस आ गया और ये माइनस माइनस, ठीक है, चलें, गुड हो गया, थैंक यू जी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हमें चूंकि ये जो दो दो रेडिकल्स हैं, रेडिकल्स असल में कहते हैं ये जो अंडर रूट वाली टर्म्स होती हैं, तो जी इन रेडिकल्स पे से हमने अंडर रूट को रिमूव करना है किसी तरह। तो फिर हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं जैसे हमने एलिप्स के केस में किया था। तो हम ऐसा करते हैं, ये जो नेगेटिव साइन वाला है ना रेडिकल, इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं ताकि ये पॉजिटिव बन जाए और लेफ्ट साइड पे एक रेडिकल रह जाएगा और फिर हम उसका स्क्वायर वगैरह लेंगे और इससे हमारे काफी सारे मसाइल हल हो जाएंगे। और एक तो हम इसको रीअरेंज पहले कर लें साथ ही, तो हम इसको लिखेंगे जी एक्स प्लस सी हो जाएगा ये, प्लस और ये वाई का स्क्वायर अंडर रूट आ गया। इस पूरी टर्म को मैं उठाऊंगा राइट साइड पे ले जाऊंगा और ये 2a प्लस एक्स माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब हमें इसका अंडर रूट खत्म करना है तो इसके लिए हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड्स। अच्छा, अब मैं स्क्वायर जब अप्लाई करूंगा तो मेरा ये जो वाला जो टर्म है ये ऐसे आ जाएगी, एक्स प्लस सी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और इसका होल अंडर रूट, और इसी तरह ये 2a प्लस और इस पूरी टर्म का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इस स्क्वायर को जरा अप्लाई करते हैं। इस केस में जो अंडर रूट है और ये स्क्वायर जो है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो टर्म आएगी वो एक्स प्लस सी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, और राइट साइड पे जो टर्म्स आएंगी अब उसमें ये हमारा ए है, ए प्लस बी वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये 2a जो है दिस इज इक्वल टू ए, और ये जो पूरा हमारा एक रेडिकल है दिस इज इक्वल टू बी। तो हम ये फार्मूला अप्लाई अप्लाई जब करेंगे तो ये 4a का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो हम ये b का स्क्वायर जब करेंगे तो ये भी क्योंकि अंडर अंडर रूट है तो वो अंडर रूट 2 से स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट ही कैंसिल करके लिख देता हूँ, ये आ जाएगा। और प्लस 2a, टू फार्मूले का, और ये टू ए हमारा अलग से आ जाएगा और ये 4a मल्टीप्लाई बाय
एक्स माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अंडर रूट। ये हमारा, ये मैंने सिंपली क्या किया, मैंने इस पे ए प्लस बी वाला फार्मूला अप्लाई किया और उसको ओपन किया। ये ए का स्क्वायर, ये पहली वाली टर्म का स्क्वायर, सेकंड वाली टर्म का स्क्वायर, फार्मूले में चूंकि टू आएगा और फिर टू ए हमारा ये वाला आ गया फर्स्ट टर्म, और फिर ये हमारी सेकंड टर्म आ गई। इस तरह हमने ये फार्मूला ओपन कर लिया। अब हम ये करेंगे कि ये जो स्क्वायर्स हैं, अब हम इन स्क्वायर्स को ओपन करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारी कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो सकती हैं, तो उनको कैंसिल करके हम रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। तो मेरा जो x प्लस सी है, इसका जब मैंने स्क्वायर ओपन किया तो ये x का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर ये प्लस, लास्ट जो किया वो क्या कह रहे हैं अच्छा निशान? ठीक है सर, मैं सोचा था टू ए यहाँ पे सर स्क्वायर है। किधर स्क्वायर है? ये टू ए है ना, ये टू ए का जब स्क्वायर लेंगे तो ये टू का स्क्वायर और ए का स्क्वायर, टू का स्क्वायर फोर आ जाएगा और हाँ, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर आ ठीक है सर ठीक। जाएगा। अच्छा, अब मैंने जब इसका स्क्वायर ओपन किया तो एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू सी एक्स एंड प्लस वाई का स्क्वायर ये एज इट इज आ गई। राइट साइड पे हमारा फोर ए का स्क्वायर एज इट इज आ गया। फिर मैंने एक्स माइनस सी का स्क्वायर जब ओपन किया तो ये एक्स का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस टू सी एक्स आ गया प्लस वाई का स्क्वायर आ गया, और प्लस हमारा ये जो वाला टर्म है एक्स माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये एज इट इज आ गया। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ हमारी कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो सकती हैं, और जिस तरह हमारा एक्स स्क्वेयर जो है वो इस एक्स स्क्वेयर से कैंसिल हो सकता है, सी स्क्वेयर जो है वो सी स्क्वेयर से कैंसिल हो सकता है, वाई स्क्वेयर जो है वो वाई स्क्वेयर से कैंसिल हो सकता है। सही है जी, इजी, इजी हो गया। अच्छा, अब हम इस पे क्या करते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं इसको। तो हमारे पास, पहले मैं सिंपलीफाई करके लिख लेता हूँ फिर हम इसको रीअरेंज करते हैं। ये टर्म एज इट इज आ गई, फिर फोर ए का स्क्वायर माइनस टू सी एक्स प्लस फोर ए एक्स माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, उसके बाद फिर हमने क्या किया जी, हम थोड़ा सा अब इसको रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज के लिए हम ये करते हैं कि ये जो रेडिकल वाला है जिसमें क्योंकि हमें अंडर रूट किसी तरह खत्म करना है, तो हम ऐसा करते हैं कि, और अंडर रूट हमें पता है कि हम स्क्वायर करने के साथ इसको खत्म कर सकते हैं, तो फिर हम ऐसा करते हैं कि ये जो अंडर रूट वाली टर्म है ये एक साइड पे रहने देते हैं, और बाकी जितनी भी टर्म्स हैं वो हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो इसका मतलब ये जो दो टर्म्स हैं ये हमारी दूसरी साइड पे जा सकती हैं। ये टू सी एक्स एज इट इज, ये माइनस टू सी एक्स है, ये इधर आकर पॉजिटिव टू सी एक्स हो जाएगा, माइनस फोर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये आ गया। अब आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो ये आपका फोर सी एक्स आ जाएगा, सिंप्लीफाई किया, और माइनस फोर ए का स्क्वायर, और फिर आपने क्या किया जी, और फिर ये एज इट इज, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें से हम फोर को ख़त्म करना चाहते हैं ताकि हमारा और सिंप्लीफाई हो जाए। उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम फोर से डिवाइड कर देंगे। हमने फोर से इसको डिवाइड किया, तो जब मैंने इन इस पूरी इक्वेशन को फोर से डिवाइड किया तो ये फोर सब से ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास सी एक्स माइनस ए का स्क्वायर बचेगा, और दूसरी साइड पे ए और एक्स माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये बच गया। अब हमें ये अंडर रूट खत्म करना है किसी तरह, तो अंडर रूट खत्म करने के लिए हम स्क्वायर ले लेंगे बोथ साइड। ठीक है, तो हमने जब स्क्वायर लिया तो स्क्वायर लेके मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूँ कि मैं रेडिकल वाली टर्म को लेफ्ट पे लिख लेता हूँ, इसको राइट पे लिख लेता हूँ, ताकि बाद में हमारे लिए कैलकुलेशन करना आसान हो।
ये वाली टर्म इसका स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू सी एक्स माइनस ए का स्क्वायर और इसका स्क्वायर आ गया। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या, यहाँ हमने यहाँ स्क्वायर आ गया। अच्छा, अब यहाँ हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, ए पे अलग से स्क्वायर आ जाएगा और ये जो पूरा रेडिकल है इस पे अलग से स्क्वायर आ जाएगा। और इस पे जब अलग से स्क्वायर आएगा तो ये ए स्क्वायर टर्म बन जाएगी, ये वाली टर्म ए स्क्वायर हो जाएगी। और इस पर जब अप्लाई करूंगा तो ये वाली जो टर्म है इससे अंडर रूट खत्म हो जाएगा। और राइट साइड पे इस पे फिर हम ए माइनस बी वाला ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करें। तो ये हमारा किसके इक्वल आएगा, तो ए जो था ए का जब स्क्वायर किया तो वो ए स्क्वायर आ गया और अंडर रूट वाली जो टर्म थी उस पर उसका जब स्क्वायर लिया तो वो एक्स माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, वो ये एज बस इतना रह गया। और राइट साइड पे जो था सी एक्स माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है, और इसका फिर होल स्क्वायर। इस पे जब मैंने ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया तो पहले हमारा क्या आएगा जी, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है, तो बी बी हमारे केस में ए स्क्वायर का है और ए स्क्वायर का जब मैं फिर से स्क्वायर लूंगा तो इसकी पावर ए फोर हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्लस ए की पावर फोर हो गया और फिर माइनस फार्मूले का टू लगाया और सी एक्स आ गया इंटू ए का स्क्वायर। ठीक है, और इसको थोड़ा सा हम ये फार्मूला भी ओपन कर लेते हैं और इसको रीअरेंज भी कर लेते हैं। ए स्क्वायर जो है वो हमारा आ गया जी एक्स का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस टू सी एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। और इसको अगर हम रीअरेंज करें तो ए की पावर फोर हम पहले लिख लेते हैं या बाद में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर सी का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर एज इट इज और फिर माइनस टू ए स्क्वायर सी एक्स। अच्छा, अब हम ये जो ए स्क्वायर है ये अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और ताकि हमारी चीज़ें मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाए। जब हमने अंदर अप्लाई किया तो हम ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर माइनस ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू ए स्क्वायर सी एक्स आ गया और फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। और राइट वाली जो राइट साइड पे जो टर्म्स हैं वो एज इट इज आ माइनस टू ए का स्क्वायर सी एक्स। अब इसमें क्या कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, कोई ऐसी टर्म्स आपको नजर आ रही हो जो कैंसिल हो सकती हैं? सर 2a² cx वाली। इसमें ये वाली जो टर्म है और ये जो दो टर्म है ये आपस में कैंसिल हो सकती है, बाकी जो हैं वो कैंसिल नहीं हो सकती। तो हमने इसको ये कैंसिल करने के बाद इसको रीअरेंज कर लिया थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और राइट साइड पे हमारा रह गया ए की पावर फोर प्लस सी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। अच्छा अच्छा अच्छा, अब हम यहाँ थोड़ी सी एक ट्रिक लगाते हैं और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। हम ऐसा करते हैं कि ये जो एक्स और वाई वाली टर्म्स हैं, एक्स और वाई वाली जो टर्म है जिनमें ऐसी टर्म्स जिसमें एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल आ रहा है इसको राइट साइड पे ले जाते हैं और जिसमें एक्स और वाई नहीं है उनको लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं। इसका मतलब है हमारी ये वाली जो टर्म्स हैं, ये वाली और ये वाली और ये वाली, इन तीनों में एक्स और वाई इन दोनों में से कोई एक है वेरिएबल एग्जिस्ट करता है और ये जो है इनमें कोई भी वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो हम इनको एक साइड पे ले जाते हैं और बाकी दोनों तीनों को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। अच्छा, तो इक्वल के राइट साइड पे क्या आ गया, ये तो एज इट इज आ गया जी सी का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर
इधर से जब मैं इसको लेके आया तो माइनस ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर आ गया और प्लस ए का स्क्वायर वाई का स्क्वायर एज इट इज आ गया। अच्छा, इधर से क्या होगा जी, अब इधर ये वाली टर्म एज इट इज थी, वो थी ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और इधर राइट साइड पे ये वाली टर्म थी, तो मैंने जब इधर इसको इधर शिफ्ट किया तो ये माइनस ए की पावर 4 बन गया। सही है जी, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है? ए स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ ही माइनस आएगा। आवाज आपकी बहुत कम आ रही है, नहीं समझ आई। ए स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ ही माइनस आएगा ना? हाँ जी, इसके साथ भी माइनस आएगा, तो यहाँ भी माइनस आएगा क्योंकि हमने इसको भी इधर शिफ्ट किया। थैंक यू फॉर करेक्शन। तो ये दोनों टर्म के साथ हमारा नेगेटिव आ गया साइन। अच्छा, अब इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है, हमें पता है कि इसमें से हम ए स्क्वायर सर। ए स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, और ए स्क्वायर जब कॉमन लिया तो ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बच गया। और इस साइड से अगर हम ये देखें तो इधर से इन दोनों टर्म से हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमारे पास सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया और माइनस ए स्क्वायर वाई का स्क्वायर आ गया। अच्छा, अब क्या है जी, अब हम बहुत करीब आ गए हैं अपनी इक्वेशन पे। अब हमें इस साइड पे 1 चाहिए, लेफ्ट साइड पर 1 चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस पूरी पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से करेंगे डिवाइड। तो मैं डायरेक्ट डिवाइड कर दूं या पूरा स्टेप लिखूं? डायरेक्ट कर दूं या पूरा लिखूं, बताइए मुझे। डायरेक्ट कर दें। डायरेक्ट कर दूं, चलें। अच्छा, जब मैं डायरेक्ट करूंगा तो इसका मतलब ये वाली जो पूरी टर्म होगी, इसको जब हम इसी से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड पे तो आ जाएगा 1। ठीक है, तो चले मैं लिख देता हूँ ताकि जब कोई और बंदा वीडियो देखे तो उसको क्लियर हो जाए कि एक्चुअली हुआ क्या है। तो मैं लिख देता हूँ, तो ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको जब मैं डिवाइड करना चाहूँगा तो असल में मैं डिवाइड करूँगा इस पूरी टर्म को इसी से, तो ये ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर इधर आ गया, और इस साइड पे हमारा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर है, और इसके नीचे डिवाइड बाई ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर वाई का स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। जी आ गया। अब इसमें हमें पता है कि ये वाली पूरी टर्म जो है ये इसके पूरी के साथ कैंसिल हो सकती है, इसमें ये वाली जो टर्म है ये इसके साथ कैंसिल हो सकती है, ए स्क्वायर जो है वो इसके साथ कैंसिल हो सकता है। तो इस साइड पे तो रह गया 1, और इस साइड पे नीचे वाले नीचे डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर रह जाएगा, और इधर y के केस में डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रह जाएगा। इसको हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं और फिर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। हमारा लेफ्ट साइड पे रह गया 1 और राइट साइड पे आ गया जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर और माइनस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। अच्छा, जैसे हमने लास्ट टाइम एलिप्स के केस में भी इस तरह हमारे पास एक केस आया था जिसमें ए स्क्वायर और सी स्क्वायर आपस में ऐड हो रहे थे, तो हमने इसको कहा था कि इसको एज्यूम कर लेते हैं कि लेट जो हमारा बी स्क्वायर है वो इक्वल टू है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के, तो वी गेट। ठीक है, तो हमने एज्यूम ये किया कि ये हमारी जो नीचे वाली पूरी टर्म है ये बी स्क्वायर के इक्वल है, तो हम इसको इक्वेट कर देते हैं, तो इसका मतलब हमारी ये इक्वेशन आएगी। थोड़ा सा इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज भी कर लेता हूँ, मैं 1 को राइट साइड पे को और ये बाकी सारी चीज़ें लेफ्ट साइड पे लिख देता हूँ, इससे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर लिखा माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसकी जगह बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये जो इक्वेशन हमारे पास आ गई है, दिस इक्वेशन इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ hyperbola
विद फोकाई प्लस माइनस सी कॉमा 0। तो जब हमारा फोकाई ये हो, ठीक है, जब फोकाई सी प्लस माइनस सी कॉमा 0 हो, उस केस में जो हमारी हाइपरबोला की इक्वेशन आएगी वो ए स्क्वायर डिवाइड बाई सॉरी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगी। अच्छा, आपको फीलिंग आ रही है कि ये जो हमने लास्ट टाइम एलिप्स डिस्कस की थी, ये तो इक्वेशन उससे मिलती जुलती नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। किसी को फीलिंग जी आ सर, रही है? सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंस है। सिर्फ माइनस साइन Yes, का sir. डिफरेंस है, ठीक है। तो ये इक्वेशन बिल्कुल उसी तरह की है जैसे एलिप्स की केस में थी, लेकिन क्या है कि ये थोड़ी सी माइनस साइन के साथ, ठीक है। तो इसी तरह अब क्या होगा कि अब अगेन अगर आप गौर करेंगे तो जो ए है, ए हमेशा कौन सी वाली साइड होगी? ये हमेशा ए जो होगा, ए हमेशा वर्टेक्स है, ए को हम वर्टेक्स कहते थे। और जो हमारा वर्टेक्स होता है वो हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस पे होता है। और ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सा होता है? जिसपे हमारी जो शेप्स होती हैं वो एक्सिस को कट करती हैं। तो जो हमारी शेप्स होंगी, फॉर एग्जांपल इस तरह की अगर हमारी एक शेप है, ये शेप है, ये शेप जहाँ कट कर रही है ये वर्टेक्स बनेगा, ठीक है। और ये जो वर्टेक्स है ये ए है ना। तो, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारी जो पैराबोला है वो कौन से एक्सिस पे एग्जिस्ट करती है। और ये भी हमेशा याद रखिएगा, तो जो ए होगा वो हमेशा बी से बड़ा होगा।